हमारा फॉल्ट सिस्टम है वो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लोकल 7.7 का अर्थक्वेक आने की संभावना है। यस, यहाँ 6 के आसपास जो ऐसा असेसमेंट। दूर के जो भूकंप हैं वो ज़्यादा जो है बड़ी बिल्डिंगों को असर करते हैं, लोकल भी करते हैं। लोकल यहाँ एपी सेंटर होगा तो करेगा। दिल्ली हमारे लिए 2 प्रकार के भूकंप आने की संभावना है। एक तो लोकल अगर आ जाए तो जो 5.5-6 के आसपास मानते हैं कि जो हमारा फॉल्ट सिस्टम है, लेकिन जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, जो बाउंड्री, क्योंकि ज़्यादातर इस प्रकार के प्लेट्स जो हम बात कर रहे हैं, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उनके बाउंड्री में आते हैं। ये भी जैसे बर्मा का फॉल्ट है तो बीच में है। तो अब इसमें कहना कि क्या स्थिति होगी वो तो जब प्रैक्टिकल होगा तब। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार एक बेहद ही शक्तिशाली भूकंप की वजह से कांप उठा। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मध्य बैंकॉक तक उसके झटके महसूस किए गए। तो भारत में नोएडा, गाजियाबाद तक उसके झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं और जिसमें देखा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारतें। तमाम देशों ने म्यांमार, बैंकॉक, थाईलैंड की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इन सब बातों के बीच एक बात और सोचने की जरूरत है भारत को लेकर, और भारत में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास एनसीआर में अगर हम बात करें तो नोएडा, गुरुग्राम या खुद दिल्ली में भी कई हाई राइज बिल्डिंगें हैं। दिल्ली जो पीछे लगातार फरवरी की अगर बात करें या उससे पहले की, तो कई भूकंप के झटके सह चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ए.के. शुक्ला, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर ए.के. शुक्ला, फॉर्मर हेड रहे हैं नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि म्यांमार में जिस तरह के भूकंप के झटके देखे गए, 7.7 तीव्रता का भूकंप आया और केंद्र से नीचे गहराई के 10 किलोमीटर उस भूकंप का केंद्र था, झटका महसूस किया गया। क्या कारण रहा इतने तगड़े और भयानक भूकंप का? देखिए, म्यांमार जो है सिस्मोलॉजिकली एक्टिव माना जाता है, क्योंकि जो उसका कारण है वो करीब जैसे भारत में जो हमारी इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट की तरफ चलती है, तो इंडियन प्लेट का ही एक पार्ट जो है, जो ईस्ट में पार्ट जो है, वो म्यांमार जो फॉल्ट सिस्टम है म्यांमार का जो है, उसे सबडक्ट कर रही है। म्यांमार जो फॉल्ट सिस्टम को उसे सबडक्ट कर रही है। और वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, सैगिंग फॉल्ट कहलाती है। ये जो पर्टिकुलर अर्थक्वेक हुआ है सैगिंग फॉल्ट में हुआ है, जो करीब 1200 किलोमीटर करीब लंबी है। तो करीब वही है जैसा कि हमारे भारत हिमालय क्षेत्र में अर्थक्वेक होते हैं। हमारी ईस्टर्न प्लेट जो है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और उससे जो है एनर्जी जमा होती रहती है और कुछ दिन बाद रिलीज होती है। इसी प्रकार इस साइड में, ईस्टर्न साइड में जो है, जो इंडियन प्लेट का पार्ट है, वो बर्मा की प्लेट से टकराता है, वो सबडक्ट होने का है और उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें होती है, तो और उसके ऊपर तो एक और फॉल्ट है तो उसके इन दोनों के बीच की वजह से यहाँ जो है उसमें भूकंप आते हैं। तो प्रक्रिया करीब जो है एक ही। और सर, लगातार बात करें, हमारा पड़ोसी देश ही है म्यांमार, और इतना तीव्र भूकंप की दिल्ली तक झटके महसूस किए गए और मध्य बैंकॉक, थाईलैंड तक इसके झटके महसूस किए गए। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दिल्ली में भी अगर हम पीछे देखें तो लगातार फरवरी से पहले लगातार भूकंप के झटके आए। 2017 से अगर 20 तक की ही बात करें तो 26 भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2022 में लगातार भूकंप के झटके आए। सर, लोग चिंतित भी हैं और आपसे समझना भी ये चाहते हैं कि दिल्ली कितनी ज़्यादा तैयार है, और दिल्ली में अगर इस तरह का कोई भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 7 से ऊपर है, तो हम कितने खतरनाक जोन में हैं, सरकार की तैयारियां पूरी हैं? इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप समझिए हमारे देश की भूकंप की स्थिति क्या है।
हमारा एक सेस्मिक जोनिंग मैप है जिसके अनुसार हमने अपने पूरे भारत की भूभाग को 4 भागों में बांटा, 4 जोन्स में बांट रखा है, 2, 3, 4 और 5। 5 सबसे संवेदनशील है, जिसमें कि बर्मा का, जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा हिमालय क्षेत्र हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन हो गया, और इधर आपका कश्मीर का कुछ इलाका हो गया, कच्छ में जो इलाका हो गया, तो ये जो है जोन 5 में है। फिर इसके बाद 4 में और भी इलाके हैं, लेकिन दिल्ली उसमें जब 4 में आता है। इसका मतलब जो है 5 से थोड़ा सा ही कम है, 5 में 8 से ऊपर तक के भी भूकंप आते हैं, आ भी चुके हैं पहले आसाम में और कई जगह नेपाल में आ चुके हैं। तो वो है, तो यहाँ भी जो है, यहाँ क्या, जहाँ तक अब जब बात आती, जैसा आपने 7 का बात किया, तो लोकल अर्थक्वेक तो हिस्टोरिकल एक अर्थक्वेक है 7 मैग्नीट्यूड का, लेकिन जो हमारा फॉल्ट सिस्टम है, तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लोकल 7.7 का अर्थक्वेक आने की संभावना है। बस यहाँ 6 के आसपास जो ऐसा असेसमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ एक और है कि दिल्ली है, तो लोकल हमने बताया कि वहाँ जो फॉल्ट सिस्टम है 6 के आसपास मान लिया जाता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र जो है, हम 200 या 300 किलोमीटर दूरी है, 300 किलोमीटर दूर है, और वहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि तो पहले जो आपने जो कहा कि यहाँ आते हैं, वो तो लोकल फॉल्ट सिस्टम की वजह से जिनकी भूकंप की आपने चर्चा की है, वो लोकल फॉल्ट सिस्टम से आते हैं। दूसरा जो हिमालय की, जैसे हम अब बात कर रहे थे, तो हिमालय में बड़े भूकंप आने की संभावना है, बड़े भूकंप आते ही। अभी आपने नेपाल में 2015 में आया, उसके बाद 20 में आया, बहुत सारे भूकंप हमारे आसाम में आया, उत्तराखंड में चमोली अर्थक्वेक हुआ। तो ये सारे भूकंप जो हैं, ये प्लेट में हुए हैं। तो दिल्ली उसके पास भी है, 3 से 350 400 किलोमीटर है, वहाँ बड़ा भूकंप आ सकता है। इवन अभी एक प्रेडिक्शन भी है कि ये तो नहीं कह सकते, प्रेडिक्शन तो ये नहीं कह सकते कब आएगा, कल आएगा, परसों, लेकिन 10 साल पहले से वो प्रेडिक्शन है। एक एरिया को देखा गया है, प्रक्रिया ये होती है कि हर एरिया में भूकंप आते रहते हैं, जहाँ बड़े ऐसे फॉल्ट सिस्टम होते हैं, 50 साल, 60 साल, 100 साल, अकॉर्डिंग टू उनका जो पानी का एनर्जी को स्टोर करने के वहाँ रात में क्या स्ट्रेंथ है। तो वो जो है एक सिस्टम जो है उत्तराखंड के आसपास जो है, वहाँ पे है कि वहाँ भूकंप आने की संभावना है, और 100 साल से ज़्यादा से वैसे भूकंप नहीं आया है, तो बड़ा भूकंप आया 8 से ऊपर भी हो सकता है। तो एक वो बहुत खतर है। तो जब वहाँ से भूकंप आएगी, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, खासकर हाई राइज बिल्डिंग में काफ़ी उसका महसूस होने को, उसका जो प्रभाव पड़ने की आशंका है। हमने देखा होगा जब बड़ा भूकंप आता है, हिंदुकुश में आता है, 7-8 तो ऊपर जो मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, वहाँ ज्यादा पेड़ होता है, लोकल लोगों को पता नहीं चलता है। दूर के जो भूकंप हैं, वो ज्यादा जो है बड़ी बिल्डिंगों को असर करते हैं, लोकल भी करते हैं, लोकल यहाँ एपिसेंटर होगा तो करेगा ही करेगा। तो वो है, तो वहाँ भी प्रभाव है। तो दिल्ली हमारे लिए 2 प्रकार के भूकंप आने की संभावना है। एक तो लोकल अगर आ जाए, तो जो 5.5-6 के आसपास मानते हैं कि जो हमारा फॉल्ट सिस्टम है, लेकिन जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, जो बाउंड्री की ज्यादातर इस प्रकार के प्लेट्स जो हम बात कर रहे हैं, इंडियन प्लेट ड्यूरेशन के, उनके बाउंड्री में आते हैं। ये भी जैसे बर्मा का फॉल्ट है के बीच में है, लेकिन वो फॉल्ट सिस्टम है उसकी बाउंड्री के पास में है। तो इस प्रकार हो गया। तो यहाँ जब भूकंप आएंगे, तो अब देखना है कि हम अब इससे कर सकते हैं, करें कि हम कितना तैयार हैं या सोच सकते हैं, मैंने इन स्थितियों को ध्यान में रखते हैं। अब भूकंप के लिए जरूरी क्या है कि आपके घर की कैसे, आप जानते हैं कि भूकंप से कुछ नुकसान होता नहीं, आएगा, हिलता है और चला जाता है। उससे जो बिल्डिंग गिर जाती है, भवन गिर जाते हैं, आपका लाइफ लाइन्स के हैं, जैसा कि अभी आपने बहुत देखा, हम लोग देख ही रहे हैं कि म्यांमार में कितना बड़ी बिल्डिंग गिर गई है, बांध एक साइड टूट गया है, एक ब्रिज गिर गया है, 80-90 साल पहले बना था, और बाकी घर तो बहुत ही नुकसान हुआ है। तो दुखद घटना है वो, और अभी मृत्यु की संख्या तो अभी पता नहीं, धीरे-धीरे बढ़ेगी। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये सोचा जाए कि फिर हम कितना अपने को अब अगर आप पूछते हैं कि ये
क्या होगा, क्या स्थिति है। तो अगर अभी नोएडा की छोड़े हम बात, दिल्ली की बात करें तो आप रिपोर्ट है, खुला है रिपोर्ट, कितने पीआईए लगे हैं, लगते हैं। जब भी भूकंप आएगा कोई एक पीआईए लग जाता है, बातचीत होती है। और ये माना गया है क्योंकि यहाँ की स्थिति भी है, आपका पुराने जमाने से घर बने हुए, चांदनी चौक में देखिए कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं, ठीक है ना। और तो ये जो है अब डिफरेंट टाइप के घर हैं। तो उस समय कोई ऐसा, हाँ, तो ये जो स्केल मैं ये बता रहा था, जो स्केल जो हमने अभी सिस्मिक मैप की है, उसी के आधार पे हमने एक कोड बना रखा है अभी कि जोन 4 में इतने मात्रा का भूकंप, इतना फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है ना। तो अभी तो एक दिल्ली के लिए एक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और हर जगह अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो गलती ये है जो अभी हमारा BIS कोड में है। अब अगर आप पूछते हैं कि ये क्या होगा, क्या स्थिति है, तो अगर अभी नोएडा की छोड़े हम बात, दिल्ली की बात करें तो आप रिपोर्ट है, खुला है रिपोर्ट, कितने पीआईए लगे हैं, लगते हैं। जब भी भूकंप आएगा कोई एक पीआईए लग जाता है, बातचीत होती है। और ये माना गया है क्योंकि यहाँ की स्थिति भी है, आपका पुराने जमाने से घर बने हुए, चांदनी चौक में देखिए कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं, ठीक है ना। और तो ये जो है अब डिफरेंट टाइप के घर हैं। तो उस समय कोई ऐसा, हाँ, तो ये जो स्केल मैं ये बता रहा था, जो स्केल जो हमने अभी सिस्मिक मैप की है, उसी के आधार पे हमने एक कोड बना रखा है अभी कि जोन 4 में इतने मात्रा का भूकंप, इतना फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है ना। तो अभी तो एक दिल्ली के लिए एक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और हर जगह अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो गलती ये है जो अभी हमारा BIS कोड में है।
हम लोग बचपन से कई कहानियां सुनते हैं भूकंप को लेकर, कि भूकंप आने से पहले जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, वो भौंकने लगते हैं, या जो पेड़ पर चिड़िया रहती है, पक्षी रहते हैं, वो दूसरी जगह बदलने लगते हैं। एक आम आदमी आपसे अगर समझना चाहे तो साइंस के अलावा, विज्ञान के अलावा कोई तरीका है जो 10-20 सेकंड्स पहले या 30 सेकंड पहले लोगों को समझ आ जाए? और दूसरी बात, जो लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है जानने की, कि भूकंप सुबह के टाइम पे क्यों आते हैं, 3 से 5, 2 से 5, कि सोए रहते हैं, सोते सोते बिल्डिंग गिर गई, क्या पता? ये भी क्वेश्चन है। ये दूसरा जो आपने बात किया कि कुत्ते जाग जाते हैं, देखिए वेव जो है, ये वेव जो एनर्जी होती है वो वेव है। हम जो सुनते हैं वो भी वेव है ना। तो हो सकता हो, ये माना जा सकता है कि कोई ऐसी, क्योंकि जो अर्थ की मल्टीपल वेव्स हैं, हम तो जो नापने के लिए यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, ये जो है, और भी हो सकता है कोई ऐसी वेव हो जो कि दूसरे कुत्ते, उनको, जानवरों को सुनाई देती है। इसमें चाइना में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जापान में भी कर रहे हैं, लेकिन चाइना सघन रूप से कर रहा है कि जानवरों को पहचान सके क्या वो किस प्रकार से बिल्लियां हैं, जानवर है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये एक प्रिकर्सर है। इंडिया में अभी कोई इसको लेकर, इंडिया में इसका तो नहीं, लेकिन और भी प्रिकर्सर होते हैं कि आपका कुएं का पानी शायद बढ़ जाता है, उसमें कुछ उसका केमिकल चेंज होने लगता है 10-15 दिन पहले, तो उसको स्टडी करते हैं। तो ये इसके लिए तो कुछ हम लोगों ने प्रिकर्सर शुरू किया है, लेकिन अब इसका नहीं, क्योंकि वो तो फिर अब गांव में हर एक कुत्ते को आप साधन, तो वहाँ किया हुआ, वहाँ सरपंच को जिम्मेदारी दी है। मैं गया हूँ 2-3 बार चाइना, वहाँ पे उनको है कि आपको जैसे ही कुछ होता है अनयूजुअल, उसका बिहेवियर होता है, तो आपको रिपोर्ट करना है यहाँ पे। तो एक तो ये है, किया जा सकता, मैंने एक है। और दूसरा आपने क्या कहा था कि मैंने ये जानवरों से है, और तो इस प्रकार से प्रिकर्सर्स का है, कोशिश कर रहे हैं। मतलब सवाल ये था कि सुबह के टाइम पे, हाँ सुबह तो अब ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोइंसिडेंस, अभी तो 11 बजे हुआ है, लेकिन जो अभी दिल्ली में पुराने 4 बजे नहीं सवेरे रिवर भुज का जिसकी हम बात करें 9 बजे हुआ था, सुनामी भी 9-10 बजे आई थी। लेकिन ये अच्छा है कि, माने अच्छा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अच्छा है कि दिन को आया। जैसे ये बात है, अगर मान लीजिए अगर रात को आता तो क्या हालत होगी। तो ऐसा ही है जो भारत, माने हमारे जो घर के, हम जानते हैं स्थिति क्या है। तो अगर रात को भूकंप आएगा और दिन को भूकंप आएगा, उसमें हमारे ख्याल से 50% से भी ज्यादा, 60-70% कैजुअलिटी रात वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि रात में सब सोए रहेंगे, भूकंप आएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। दिन को आया तो बाहर लोग काम कर रहे होंगे, यहाँ भी आए, खेत में किसान काम कर रहा होगा, लेबर होंगे, ऑफिस में होंगे, ऑफिस अलग अलग वातावरण। तो ये अलग अलग एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये हमारे साथ फॉर्मर हेड थे नेशनल सिस्मो सेंटर के, और इन्होंने बताया कि भारत अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन तैयारियां आपको अपने निजी स्तर पर भी रखनी है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, प्रजा हित के लिए, धन्यवाद।